हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। ये है अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 4। इस सीरीज़ में हम एयरफोर्स और नेवी में पिछले सालों में पूछे गए फिजिक्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस मत करना। इस वीडियो के बाद आप उन तीनों वीडियो को जरूर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है सॉलिड स्फीयर का अलोंग इट्स डायमीटर। अब देखो, फिजिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप या तो स्किप कर दो क्वेश्चंस को या फिर याद कर लो। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर वीडियो में कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें आपको याद करा दूं जो आपके लिए एग्जाम में प्रोबेबल हैं, आ सकती हैं। अब देखो, आज 4 क्वेश्चन आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अभी के अभी याद कर लेना। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर कंपैरेटिवली याद करो तो जल्दी याद हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। कुछ मिलता ही जुलता हॉलो स्फीयर खोखले गोले का होता है 2/3 mr²। ये 2 फॉर्मूले आप जरूर याद रखना। और इसके बाद जो 2 मैं बताऊंगा, 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो, ठोस गोला अगर है तो 2/5 mr² हो जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे हॉलो स्फीयर की बात करता खोखले गोले की तो 2/3 mr² हो जाता। ये 2 बातें आई होप आपने लिख ली होंगी। अब देखो, इसी का रिप्रेजेंटेशन और कैसे हो सकता है वो मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने देखा, जैसे हॉलो स्फीयर की बात करूँ, क्या है 2/3 mr²। अब आपने अगर ऐसे रट लिया कि नीचे 3 आता है तो ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है रेडियस की जगह पे डायमीटर दिया जाएगा। अब रेडियस को अगर रिप्लेस करेंगे तो डायमीटर बटे 2 लिखेंगे, और डायमीटर बटे 2 का स्क्वायर करेंगे जब हम, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये 2 से कट जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि md²/6 भी अगर कहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर यहाँ पे रेडियस के टर्म्स में लिखा जाएगा तो फिर 2/3 mr² होगा, लेकिन अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखा है तो md²/6 भी हो सकता है। ये भी एक वेरिएशन है, इसलिए मैंने बता दिया। 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट आप डिस्क और एक रिंग होता है, सर्कुलर रिंग होता है, और एक डिस्क होता है। क्या होता है? डिस्क होता है। तो रिंग का जो होता है वो होता है mr²। क्या होता है? mr²। और जो डिस्क का होता है वो होता है 1/2 mr²। हमेशा जो हॉलो, आपने वहाँ पे भी नोटिस करा, जैसे सॉलिड का था 2/5 mr² और हॉलो का था 2/3, तो हॉलो का ज़्यादा था। सिमिलरली हॉलो का जो, जैसे रिंग और डिस्क में बात करें, डिस्क क्या होती है, जैसे आपने कभी चाय पी है इस तरह की उसमें, तो वो डिस्क। और रिंग क्या है बीच में, रिंग में क्या है, हॉलो है, तो हॉलो का हमेशा ज़्यादा रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप कभी कन्फ्यूज भी हो जाओ, एक क्वेश्चन अब कैसा बना था अभी नेवी के एग्जाम्स में प्रीवियस, अभी 1 साल पहले, जिसमें पूछा गया था कि रिंग के और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो होगा। ऑप्शन था 1:2, 2:1, 1:1 या नन ऑफ दीज। तो ये बच्चा वही बच्चा कर पाया होगा जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी। अब देखो, रिंग से रेशियो निकालना है डिस्क का। अब रिंग का क्या होता है mr², तो mr² में जब डिवाइड करेंगे हाफ mr² से, तो mr² से mr² कट जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2:1 यहाँ पे राइट आंसर हो गया था। तो इसी तरह से जो मैंने, आप देखो ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर अब मैंने बहुत सारे पढ़े हैं, एक रॉड है उसके अलोंग, उसके एक्सिस के अलोंग, वो सारी बातें मैं आपको याद करा दूंगा। मैं जितना याद कराता चलूँ, अभी के लिए आप उतना याद करो। अभी मैंने 4 बातें बताई, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और रिंग, ये 4 बातें आपने याद कर ली। इन फ्यूचर आपको हर वो चीज़ याद करा दूंगा जो आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी रखती है आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन कैन बी स्टॉप्ड बाई पेपर शीट। ठीक है, किस प्रकार के विकिरण को कागज से रोका जा सकता है, अल्फा, बीटा, गामा या इनमें से कोई नहीं। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, उनको आप याद रखना। अगर हम पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है गामा की, फिर होती है बीटा की, फिर होती है अल्फ़ा की। ठीक है, गामा आपको पता है चार्जलेस भी है, मासलेस भी है, लेकिन बीटा कंपैरेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाता है चार्ज से। तो इसलिए अगर बात करें, मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, ये कागज़ है, ये एल्यूमिनियम शीट है, ये लेड है। ठीक है, ये थिक रॉड है लेड की। तो अगर बात करें अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो कागज़ की शीट को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बीटा क्योंकि चार्ज से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो बीटा हमारा कागज़ तो कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम की शीट की बात करें तो बीटा कैन नेवर बी पेनिट्रेट। और अगर गामा बात करें तो गामा है जो, वो तो आपका लेड का भी अगर रहेगा, थिक वो रहेगा, तो उसको भी पेनिट्रेट कर देगा, क्योंकि वो चार्जलेस भी है, मासलेस भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, इनसे बनने वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात कर रहा है उसका, रेडिएशन स्टॉप्ड बाई पेपर शीट, पेपर शीट के द्वारा क्या बीटा को रोका। अगर एल्यूमिनियम की बात करता है, एल्यूमिनियम तो होती तो फिर बीटा उसको पेनिट्रेट ना कर पाता, लेकिन यहाँ पे कागज़ की बात करी गई है, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है, अल्फ़ा पार्टिकल का जो रेडिएशन होगा वो हमारा नहीं कर सकता है। यहाँ पे आंसर हो गया 1। लेकिन अब मैं आपसे, देखो आप लोग भी बताया करो जो चीज़ें मैं कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, मैं भी हर बात आपको बता के चला जाऊँ तो आप एक मूवी की तरह देखें, और उसको अगर आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी। जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उनको आप अगर नहीं आते हैं, गूगल से सर्च किया करो, इधर उधर पूछा करो, तो इससे क्या होगा कि आप भी उसमें इन्वॉल्व रहोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको पता
पता भी नहीं चलेगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इनका वेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, किसका वेट कम होता है, किसका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप अल्फा बीटा गामा के बारे में लिखो। और आपको ये पता होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं, हर वीडियो में बताता हूं, परेशान ना हुआ करो क्योंकि रिवाइज कराता हूं। रिवीजन एक बहुत बड़ा वेपन होता है। अब देखो इनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त किरणें, विजुअल और अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इधर इनकी पेनेट्रेटिंग पावर का बढ़ता हुआ क्रम होता है भेदन क्षमता का। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा की, उसके बाद एक्स की, उसके बाद अल्ट्रावायलेट की। इधर उनकी फ्रिक्वेंसी का भी बढ़ता हुआ, अगर पूछा जाए सबसे अधिक आवृत्ति किस वैद्युत चुंबकीय तरंग की होती है, गामा की। लेकिन गामा की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, लेस वेवलेंथ होती है, ठीक है, लेस। सबसे अधिक वेवलेंथ होती है रेडियो की, ठीक है। और ये सब कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है। क्वेश्चन है समान ताप पर हीलियम और हाइड्रोजन में ध्वनि के वेगों का अनुपात क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपको पता है, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत जगह आपको ये क्वेश्चन दिखता होगा। तो इस क्वेश्चन के आपको इसके साथ आपको केवल इसकी कैलकुलेशन नहीं सीखनी है, इसमें कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो हीलियम की बात है और हाइड्रोजन की है। ध्वनि की चाल की अगर बात करें तो गामा RT/m और इसका अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। नहीं पता था तो याद रखो। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। अब जो अफेक्ट करेगा, जो रेशियो निकलवाएगा वो गामा और m, ठीक है। मास तो आपको पता है दोनों के, लेकिन गामा सवाल में आपको दिया रहेगा कोष्टक में। जब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो गामा देगा कि किसका 7/5 है, किसका 5/7 है, क्या है, जो भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको फाइंड करना है, कैसे आपको सोचना है। हीलियम जो है वो एक परमाणु गैस है और एक परमाणु गैस के लिए फ्री डिग्री होती है 3। ये बात आपको बहुत काम आएगी। हाइड्रोजन जो है वो द्विपरमाणु गैस है, H2, 2 परमाणुओं से बनती है। और मोनोटॉमिक के लिए जो फ्री डिग्री होता है वो 5 होता है। सबसे पहले तो ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए ये हर बच्चे को पता हो। और जो गामा निकालने का फॉर्मूला होता है, कई बार केवल गामा निकालना भी पूछ लिया जाता है, तो 1 + 2/f, f का मतलब फ्री डिग्री। अगर आपसे कहे किसी द्विपरमाणु गैस के लिए गामा होगा तो आपको द्विपरमाणु के लिए फ्री डिग्री का मान कितना रख देना है, द्विपरमाणु के लिए फ्री डिग्री का मान 5 रख देना है। तो 2/5 करोगे तो 1 + 2/5 कितना आ जाएगा, 7/5। तो ये गामा अगर सवाल में नहीं भी गिवन रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखे हैं दोनों, वो आपको क्वेश्चन में नो डाउट गिवन रहेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे सिखाना था, अगर गामा निकलवाना है डाइटोमिक का तो ऐसे, अगर मोनोटॉमिक की बात करें और गामा निकालना हो तो गामा का आप ये चीज़ याद रखना, 1 + 2 फ्री डिग्री। अब अगर एक मोनोटॉमिक गैस है, एक परमाणु गैस है, जैसे कि हीलियम है, तो उसमें हीलियम के लिए फ्री डिग्री कितनी होती है, 3। तो जब 3 रखा तो 3 × 3 और 2 5/3, ये किसके लिए आ गया, ये हमारा हीलियम के लिए आ गया। ये 2 बातें। कई बार रेशियो पूछा जाएगा कि Cp और Cv का रेशियो बताओ, एक परमाणु के लिए, 2 परमाणु के लिए, तो ये सारी ही बातें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में गामा RT, यानी कि गामा ऊपर रहेगा, RT तो कांस्टेंट है, और बटे m नीचे रहेगा, यही तो हमारा रेशियो निकाल के देगा। अब गामा बात करें, ऊपर हमें किसका रखना है, हीलियम का। हीलियम है मेरा एक परमाणु, एक परमाणु के लिए 1 + 2/f से हमने निकाला था, कितना निकला था, 5/3। तो हमने 5/3 रख दिया। नीचे किसका गामा रखेंगे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे फ्री डिग्री 5 रखेंगे क्योंकि द्विपरमाणु है, तो ये 7/5 निकलेगा, ठीक है, इनटू। अब यहाँ पे पहले किसका लिखेंगे, यहाँ पे पहले नीचे लिखेंगे किसका, हीलियम का। हीलियम का कितना होता है, 4। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। यही तो मेरा आंसर है। कैलकुलेशन करना कोई टफ नहीं है, कैलकुलेशन करना मैं सिखा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से तो 2 बचा, कितना बचा, 2। अब ये 5 का गुणा 5 में होगा तो 25/7 का गुणा 3 में होगा 21, ठीक है। 25/21 और गुणा 2 भी है, तो 25/42 कितना आएगा। ये आंसर बहुत बच्चों को याद भी होगा, 25/42। अब देख लो ऑप्शन में, पहला 7/6 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 21 है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 ऊपर 25 का वर्गमूल ले लिया तो 5/42। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको, हो सकता है कुछ आपको अगर सीखने को मिला है, तो मैंने क्या बताया एक बार फिर से आपको मेमोराइज करा दूं कि आप एक तो याद रखो कि एक परमाणु गैस के लिए फ्री डिग्री होती है 3, द्विपरमाणु के लिए फ्री डिग्री होती है 5, और जो गामा निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + 2/f। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता है, अगर आप मेरे हर इस छोटे छोटे वीडियोज़ में से 2-4 चीज़ें भी लिखते चलोगे तो वन डे यू विल सी आपके पास इतना कंटेंट हो गया है जिसको डाइजेस्ट अगर आप कर लेते हो
तो आप फतेह हासिल कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री से 65 होने में 5 मिनट लगते हैं, तो 60 से 65 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यानी कि यहाँ पे 5 डिग्री कम करने में 5 मिनट लगे थे, तो यहाँ पे भी 5 मिनट डिग्री उसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करने में कितना टाइम लगेगा। क्या 5 मिनट ही लगेंगे, या 5 मिनट से कम लगेंगे, या 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। तो देखो, जो न्यूटन का कूलिंग लॉ है, न्यूटन का शीतलन नियम, उसका न्यूमेरिक तरीका अगर इसमें लगाओगे तो इसमें टाइम लग सकता है। आप जनरल सोचना शुरू करो एकदम बेसिक से, कि न्यूटन का जो कूलिंग लॉ है वो ये कहता है कि जो बॉडी जितनी ज़्यादा हॉट होगी, जितनी गर्म ज़्यादा वस्तु होगी, उसका ठंडे होने का दर भी उतना ज़्यादा होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा हॉट होगी उसका जो कूलिंग रेट होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अगर बात करें, इसका बेस कितना था, 70 था। अगर इसका 70 था तो ये 65 तक कूल होने में इसने 5 मिनट लगे, ठीक है। अब की बार 65 से 60 होने में कूल होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप जनरलाइज कर पाए हो तो मैंने बताया जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका बॉडी का, तो कूल होने में उतना ही रेट, उसका कूलिंग रेट ज़्यादा होता है। यानी कि ये बताओ 70 का कूलिंग रेट ज़्यादा होगा कि 65 का, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा हॉट है वो जल्दी ठंडी भी होगी, तो 70 का कूलिंग रेट ज़्यादा था। कूलिंग रेट का मतलब ठंडे होने की दर, ठंडे होने की दर का मतलब इसका जो ठंडा होने की दर है वो ज़्यादा थी। तो अगर ज़्यादा वाले ने 5 मिनट टाइम लिया है तो इसका कूलिंग रेट तो कम होगा। इसका कूलिंग रेट कम होने का मतलब क्या है, धीमे धीमे ठंडी होगी। धीमे धीमे ठंडी होगी तो मतलब 5 मिनट से तो ज़्यादा लेगी ही लेगी, यानी कि मोर देन 5 मिनट। इसको आप इस अगर जनरल सोच से कर पाओ तो मेरा मानना है बहुत अच्छा है। अदरवाइज वैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर और इन क्वेश्चंस की डिमांड वो नहीं होती कि उतना कैलकुलेशन एग्जामिनर आपसे चाह रहा है। इसमें आप जनरलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो कि नहीं उस तरह से, तो ये है। अगर इसका एक जो मॉडरेट क्वेश्चन आता है वो मुझे नहीं लगता कि एयरफोर्स में पूछा जाएगा, जिसमें आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर देगा और अप्रॉक्स आंसर निकलवाएगा कि इतने में कूल होने में कितना टाइम लगेगा। तो 5 मिनट से जो ज़्यादा आता है अप्रॉक्स, वो नीट और अगर जेईई के एग्जाम्स में आए तो अच्छा लगता है। एयरफोर्स में सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा, तो इसके लिए मैं कई साल से देख रहा हूँ और इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको सोचना है। क्वेश्चन है, समान गति से चलते हुए वायुयान से एक पत्थर गिराया गया, उस पायलट को वो पत्थर का पथ कैसा दिखाई देगा। तो ये याद रखना, उसको जो पथ होगा उसका पत्थर का वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता था 2π√L/g, उस पेंडुलम की लेंथ बटे ग्रेविटी। तो पूछा जाता है सरल लोलक में उसके आवर्तकाल और लंबाई के बीच में ग्राफ कैसा होता है, तब आंसर हो जाता है परवलय। क्यों हो जाता है, अब एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे, अगर हमारा T² और L के बीच में ग्राफ पूछा जाए देन हमारा स्ट्रेट लाइन ही होता है, लेकिन अगर टाइम पीरियड और लेंथ के बीच में ग्राफ पूछा जाए तो परवलय होता है। कैसे, अगर मैं देखूं तो T बराबर क्या है, 2π√L/g। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा T² बराबर 4π²L/g। तो ये y² बराबर 4ax टाइप का दिख गया, तो ये पैराबोलिक दिख जाता है। y² बराबर ये सम कांस्टेंट और x, ठीक है। तो ये जो अगर y जो है t है, अगर उसको हम y एक्सिस के अलोंग मान लें और ये x है तो ये पैराबोलिक बन जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए T² के बीच में और L के ग्राफ में पूछा जाए, अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर और L के पूछा जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। अगर देखें तो T² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के दिख रहा है, तो हमारा जो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, तब हमारा सरल रेखा हो जाएगा। लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो T² का और L का ना पूछ के केवल टाइम पीरियड का और लेंथ का पूछते हैं, तो आंसर हमारा पैराबोलिक हो जाएगा।